गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर है, जहां हम सबसे पहले तो जो हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, जैसे स्पेशल प्रोविजन ऑफ सर्टेन स्टेट का टॉपिक बचा हुआ है। जो ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बारी, हमेशा नहीं आता है बट रेयरली आ जाता है। तो ये टॉपिक छोटा सा है, 2 मिनट का, कैसे याद रखना है इसकी ट्रिक भी मैं बताऊंगी। उसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी डॉक्ट्रिन है, उससे रिलेटेड 2-3 केसेस है जो आपको पता होने चाहिए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो केस लॉज भी मैं आपको बताऊंगी को क्या क्या है। उसके बाद हम हमारा इलेक्शन कमीशन और इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इमरजेंसी और इलेक्शन कमीशन का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं किसी बच्चे का कोई डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट करना। उसके अलावा हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारी सुबह की क्लासेस में पीआईएल का सब्जेक्ट चल रहा है और इवनिंग में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, जो इस हफ्ते खत्म हो जाएगा। जो उम्मीद है कि तीनों सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। कहीं कोई भी टॉपिक आपका रहता है कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे जरूर कमेंट करना। उसके अलावा काफी सारे ये कमेंट आ रहे हैं कि क्या इस कोर्स के अलावा जो हमें हमारा यूट्यूब पे चल रहा है, कहीं और पेड कोर्स भी मैं अवेलेबल करवा रही हूँ या नहीं। तो देखो, कोई पेड कोर्स नहीं मैं अवेलेबल करवा रही हूँ। देखो, प्रेजेंट में तो है नहीं, फ्यूचर में कभी हो जाए तो पता नहीं। तो प्रेजेंट में आपको सारे लेक्चर्स, सारा यूजीसी नेट का सिलेबस, सारे पीवाईक्यूज जो भी है, सारी चीजें आपको मैं अपने इसी चैनल पर जो कि है लॉफुल लिंगो, इसी पर करवा रही हूँ। तो सब कुछ आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सारी चीजें देखिए यहाँ पर, कहीं आपको और कोई पेड कोर्स में अवेलेबल नहीं करवा रही हूँ। यही तो एक चैनल है जहां पर आपको सारी चीजें फ्री में करवाई जा रही है, वरना यूजीसी नेट की कोचिंग या कोई भी चीज है वो आपको फ्री में कहीं नहीं मिलेगी। हर सब्जेक्ट का आपको अलग से पेमेंट करना पड़ता है। कोई 2000, 4000, 5000 चार्ज कर रहा है। सबके 10 सब्जेक्ट है, 10 के अलग अलग चार्जेस हो रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू सबके भी अलग अलग चार्जेस है। लेकिन मैं आपको ये सब फ्री में करवा रही हूँ। तो बस आपकी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि आप इस चैनल को, हर वीडियो के लिंक को आगे जरूर शेयर करें, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है वो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े। ये जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं, सब्जेक्ट हम कर रहे हैं, ये हर लो स्टूडेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर हर टॉपिक को बहुत इजी लैंग्वेज में करते हैं, बहुत आसान भाषा में समझाते हैं आपको, और सारी चीजें आपको फ्री में अवेलेबल करवाई जा रही है। बस आपकी इतनी जिम्मेदारी है कि जितना ज्यादा हो सकता है इस चैनल को आगे फॉरवर्ड करें। हर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के साथ, आपके साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, सबके साथ शेयर करें, और उन्हें भी बोले कि आगे शेयर करें, ठीक है, ताकि हमारी वाईटी फैमिली आगे बढ़ती रहे और हमारा ये चैनल बहुत बड़ा चैनल बन जाए, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आपके लिए हम बेहतर काम कर सके, चीजें फ्री में प्रोवाइड कर सके, ताकि हमारी जो जितने भी बच्चे पेमेंट नहीं कर पाते, फीस नहीं भर पाते हैं और कोचिंग नहीं ले पाते हैं, उनकी तैयारी फ्री में हो सके और बहुत अच्छी हो सके, और सब बच्चे अपने टारगेट्स कंप्लीट करके जॉब पा सके, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके, जिनको पीएचडी करनी है वो पीएचडी कर सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। उसके अलावा जो भी नोट्स या पीवाईक्यूज वगैरह आपको परचेज करने हैं या हम अवेलेबल करवा रहे हैं, वो आपको पिन कमेंट पे पता चल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको हमें ईमेल करना होगा। ईमेल आपको इस वीडियो के पिन कमेंट पर ही पता चलेगा, आप वहां से चेकआउट करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज के लेक्चर को, जहां हमारा जो पहला पॉइंट है हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्पेशल प्रोविजन ऑफ सर्टेन स्टेट से रिलेटेड जो टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो ट्रांजिशनल स्टेट्स है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनको कुछ स्पेशल चीजें प्रोवाइड की गई है, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 371 से लेकर आर्टिकल 371A में डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 371 ही है, लेकिन आर्टिकल 371 के बाद आर्टिकल 371A तक जो प्रोविजन है उनको डिस्कस किए गए हैं। सॉरी, आर्टिकल 371 से 371A लिखा हुआ है। आर्टिकल 371 से लेके आर्टिकल 371J तक है। यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा है, ठीक है। 371J तक हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, कैसे चीजें हैं इसके अंदर, क्या क्या स्टेट्स है जिनको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। तो पहले देखते हैं। देखो, 371 के अंदर हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 371 है, ये महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 371A है, ये नागालैंड की बात करता है। उसके अलावा आर्टिकल 371B है, ये असम की बात करता है,
क्योंकि आपको ध्यान रखना है कौन से आर्टिकल में कौन से स्टेट के बारे में बात की गई है, और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके अलावा 371C में आपको मणिपुर के बारे में बात की गई है, 371D में आंध्र प्रदेश की बात की गई है, 371E में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की बात हुई है, 371F में सिक्किम की बात हुई है। ठीक है, और याद रखना जो 371F है यानी सिक्किम को ट्रांजिशनल स्टेट के इस आर्टिकल में ऐड किया गया था बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1975 में हुई थी। ठीक है, याद रखना। उसके अलावा 371G आता है जिसमें मिजोरम की बात की गई है। उसके अलावा 371H है जिसमें अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है, और आर्टिकल 371I में गोवा की बात हुई है, और आर्टिकल 371J में बात हुई है हमारे कर्नाटका की। तो इस तरीके से 11 स्टेट आते हैं जो जिनके बारे में आर्टिकल 371 से लेकर आर्टिकल 371J तक इनके बारे में बात हुई है। ठीक है, तो ये सारे जो आर्टिकल है ये ध्यान रखना कौन से आर्टिकल में किसके बारे में बात हुई है, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है। उसके अलावा ये जो हमारा 371F जो ऐड किया गया था बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है पॉइंट। ठीक है, तो यहां से दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये आर्टिकल्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कौन से आर्टिकल में किसके बारे में बात हुई है ये, और इसके अलावा ये अमेंडमेंट जिसने ऐड किया था आर्टिकल 371F, जो सिक्किम को एक एज अ ट्रांजिशनल स्टेट का दर्जा देता है। ठीक है, समझ आई बात। अब कैसे आप ये चीजें याद रखोगे, इसकी एक ट्रिक है मेरे पास जो आपका ये पूरा टॉपिक बहुत आसानी से कवर करवा देगा, और आपके 4 नंबर आपकी जेब में होंगे। ठीक है, क्योंकि 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और वो 4 नंबर आपकी जेब में होंगे। क्या वो ट्रिक है और कैसे ये सारी चीजें आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रख सकते हो, चलो भाई देखते हैं। ट्रिक है हमारे पास, बड़ी आसान ट्रिक है। क्या ट्रिक है? महागज नाम अंधा यूं शक मुझे मतलब महागज नाम है जो ये अंधा है और मुझे इस बात का शक है, और अरुण गोकार से। ठीक है, महागज नाम अंधा यूं शक मुझे अरुण गोकार से, ये ट्रिक है। कैसे आप याद रखोगे? देखो, महागज से आप याद रख सकते हो महाराष्ट्र एंड गुजरात, जिसके बारे में आर्टिकल 371 में बात हुई है। ठीक है, उसके बाद एन नाम के एन से आप याद रख सकते हो नागालैंड, जिसके बारे में 371A में बात हुई है। ठीक है, ए से आप याद रख सकते हो असम, जिसके बारे में 371B में बात हुई है। एम से आप याद रख सकते हो मणिपुर, जिसके बारे में 371C में बात हुई है। ठीक है, उसके बाद अंधा वर्ड से आप याद रख सकते हो आंध्र प्रदेश, जिसके बारे में 371D में बात हुई है। उसके बाद यू वर्ड है महागज नाम अंधा यूं, तो यूं से आप याद रख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसके बारे में आर्टिकल 371E में बात हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है शक से आप याद रख सकते हो सिक्किम, जिसके बारे में आर्टिकल 371F में बात हुई है, जिसको ऐड किया गया था 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 से। समझ आई बात। मुझे से आप याद रख सकते हो मिजोरम, जिसके बारे में आर्टिकल 371G में बात हुई है। ठीक है, अरुण से याद रख सकते हो अरुणाचल प्रदेश, जिसके बारे में आर्टिकल 371H में बात हुई है। ठीक है, उसके बाद गो से आप याद रख सकते हो गोवा, जिसके बारे में आर्टिकल 371I में बात हुई है, और कार से आप याद रख सकते हो कर्नाटका, जिसके बारे में आर्टिकल 371J में बात हुई है। तो इस तरीके से आप ये सारे आर्टिकल्स बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रख सकते हो एक ट्रिक से। ठीक है, और पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है, सारा पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। कहीं भी कोई पॉइंट है जो बचा है, आपको समझ में नहीं आया है, तो मुझे कॉमेंट करना। ठीक है, बात करते हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन से रिलेटेड केस लॉज की। तो 2-3 केस लॉज है जो आपको पता होने चाहिए। पहला केस है हमारा इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जब जो हमारा लेजिस्लेचर है, जब भी कोई ऑर्डिनरी लॉ बनाता है ना, उसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कोई लिमिटेशन इंपोज नहीं करती है। ठीक है, तो ये बात बोली गई थी। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस है कि जब भी लेजिस्लेचर कोई भी ऑर्डिनरी लॉ बनाता है तो उसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किसी तरह की कोई लिमिटेशन इंपोज नहीं करती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई है। उसके अलावा एक केस हो रहा है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007 का केस है, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है।
उसके अलावा एक और केस है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 का केस है, जिसमें चीफ जस्टिस जगदीश सिंह केहर थे। उन्होंने कुछ बातें बोली थी। उन्होंने बोला था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना हमारी, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा फंडामेंटल फाउंडेशन प्रिंसिपल है जो कॉन्स्टिट्यूशन से ही ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकाला गया एक प्रिंसिपल है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने ये बोला था कि एक मतलब जो ये प्रिंसिपल हमने कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला, ये कोई फेंसीफुल प्रिंसिपल नहीं है जिसको जुडिशरी ने अपने आप ही बना दिया, नहीं, ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन से निकला हुआ प्रिंसिपल है। तो ये बात बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 के केस में। किसने बोली थी? जगदीश सिंह केहर का, जगदीश सिंह केहर चीफ जस्टिस थे हमारे, उन्होंने ये बात बोली थी। तो ये 3 केस हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार तीनों केसेस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चाहे आप अभी पिछले साल का जो हमारा जून 2024 का जो रीनेट हुआ था वो चेक कर लेना, वहां पर भी पूछा गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से वहां इंदिरा गांधी वाला केस पूछा गया था। तो ये तीनों केस आपको ध्यान रखने हैं। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट वाला केस मेरे ख्याल से 2024-23 में पूछा गया है, 2022-23 में पूछा गया है, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो यहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम अभी डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज ऑन हमारे इलेक्शन कमीशन और इमरजेंसी प्रोविजन। कल के लेक्चर में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको शुरू करेंगे और मेरे ख्याल से 3-4 लेक्चर होंगे उससे रिलेटेड और हमारा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड हमारे पास पीवाईक्यूज है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, हर टॉपिक के पीवाईक्यूज हम साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं। यही हमने इस बैच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस इंक्लूड की है। हमने नोट्स को तो अपडेट किया ही किया है, पीडीएफ से हम पढ़ रहे हैं, वो चीजें तो हैं ही हैं, लेकिन आपकी तैयारी और स्ट्रॉन्ग हो सके हर टॉपिक के पीवाईक्यूज इसलिए हमने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पीवाईक्यूज, जहां हम बात करेंगे हमारे इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड या इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज है। चलो शुरू करते हैं हमारी जर्नी को, हमारे पीवाईक्यूज को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, हमें ये देखना है। तो देखते हैं भाई कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट है द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये कह रहा है कि जो नेशनल इमरजेंसी के अंदर एक ग्राउंड ऐड किया है आर्म्ड रिबेलियन, इसको इंसर्ट किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये बात गलत है क्योंकि मैंने आपको परसों के लेक्चर में बताई थी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ये पॉइंट ऐड हुआ था। इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को रिप्लेस किया गया था बाय द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन। याद है कि नहीं, इमरजेंसी वाला प्रोविजन मैंने बताया था। तो ए पॉइंट हमारा यहाँ एक ऑप्शन होना चाहिए। देखो जहां जहां ए नहीं है ना वो ऑप्शन काट दो, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं हम। देखो ओनली ए यहाँ पे है, ए एंड डी यहाँ पे है, ए बी सी डी ये कट गया, ए बी सी डी यहाँ पे भी दे रखा है। तो देखते हैं बी ऑप्शन हमारा ठीक है कि नहीं। प्रेसिडेंट शैल नॉट इशू अ प्रोक्लामेशन अंडर क्लोज 1 आर्टिकल 352। ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोक्लामेशन इशू नहीं करेगा अनलेस, कब तक, जो डिसीजन ऑफ यूनियन कैबिनेट यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से मिलकर बनती है, वो कम्युनिकेट नहीं कर लेते तब तक उनके साथ राइटिंग के अंदर। मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं उसके लिए उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या है, रिटन कम्युनिकेशन करना होता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है और हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि स्टेटमेंट गलत कौन सी है, तो बी पॉइंट हमारा ठीक है। तो बी जहां जहां दे रखा है ना वो ऑप्शन काट दो क्योंकि वो हमारा ठीक है ऑप्शन। तो यहां देखो ए नहीं, ये तो ऑप्शन कट गया क्योंकि यहाँ पे बी नहीं दे रखा, यहाँ पे बी दे रखा है तो ये भी कट गया। तो ए एंड डी, तो यहाँ बी नहीं दे रखा तो ये भी हमारा एक ऑप्शन बचता है। तो 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास। देखते हैं हमारा डी ठीक है कि नहीं, वहीं से सारा ऑप्शन क्वेश्चन निकल के आएगा हमारा। डी कहता है प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी वंस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल द इमरजेंसी सीजेस। ये कह रहा है कि जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है नेशनल इमरजेंसी, ये तब तक जो प्रोक्लामेशन के द्वारा इशू की गई है तब तक फोर्स में रहेगा जब तक इमरजेंसी खत्म नहीं हो जाती।
ये बात गलत है, क्योंकि मैंने बताया था कि इमरजेंसी एक बार में सिर्फ 6 महीने के लिए रह सकती है। उसके बाद अगर आपको दोबारा 6 महीने के बाद भी इमरजेंसी कंटिन्यू करनी है तो आपको दोबारा प्रोक्लामेशन जारी करना होगा। ठीक है, तो डी आपका पॉइंट गलत है। तो डी हमारा एक ऑप्शन होना चाहिए। तो ये हमारा एक क्योंकि यहाँ डी नहीं दे रखा तो ये गलत है, तो डी हमारा ऑप्शन सही निकल के आता है, क्योंकि ए और डी ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। सी ऑप्शन देखो क्या है, ये कह रहा है रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लामेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ये पास किया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी से। सही बात है, स्पेशल मेजोरिटी ऑल मेंबर्स मेजोरिटी या फिर 2/3 मेजोरिटी से पास किया जाएगा ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट। ठीक है, तो ये बात भी ठीक है हमारी। तो ए एंड डी क्या है हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन निकल कर आता है, क्योंकि यही दो स्टेटमेंट है इस पूरे क्वेश्चन में जो सही नहीं है, और क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इन चारों स्टेटमेंट में से गलत है। समझ आई बात? तो पहला क्वेश्चन हमारा इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो देखते हैं भाई, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। चलो देखो, सब जगह आर्टिकल दिए हुए, ये कह रहा है कि आर्टिकल में ये बात हुई है, ये बात हुई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो आर्टिकल 353 दिया हुआ है, आर्टिकल 353 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद इफेक्ट ऑफ प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी। सही बात है, ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 352 में जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये बात की गई आर्टिकल 353 में। ये बात ठीक है, तो ए स्टेटमेंट हमारी ठीक है। जहां ए नहीं है ऑप्शन में वो काट दो। पहले में ए एंड बी दे रखा तो ये भी पॉसिबल आंसर हो सकता है, ए एंड सी ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, बी एंड सी ये कट गया, सी एंड डी ये कट गया, तो इन दोनों में से ही हमारा आंसर निकल के आएगा। सारा मुद्दा बी और सी पे बचता है, तो देखते हैं बी और सी क्या कह रहे हैं। आर्टिकल 354 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इनकम जनरेटिंग पावर ऑफ द गवर्नर ड्यूरिंग इमरजेंसी। नहीं, मेरे ख्याल से मैंने बताया था आर्टिकल 354 बात करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रेवेन्यू होगा यूनियन और स्टेट में ड्यूरिंग द प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, उसके बारे में बात करता है। तो बी पॉइंट हमारा गलत है, तो बी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। यहां दे रखा है ए और बी, तो ये कट गया, तो ए एंड सी बचता है हमारा करेक्ट आंसर। तो सेकंड का क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। क्या कह रहा है सी, आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। याद है मैंने आर्टिकल 355 में आपको बताया था कि यूनियन की ड्यूटी बनती है कि वो स्टेट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा आर्म्ड रिबेलियन से, एक्सटर्नल एग्रेशन से, और किस चीज से, ये इंश्योर करेगा कि जो स्टेट है वो क्या कर रहा है, वो जो स्टेट है वो क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने ये बात बोली आर्टिकल 355 में, तो 355 हमारा ठीक है, तो सी हमारा स्टेटमेंट ठीक है। आर्टिकल 356 कह रहा है ऑफ इंडिया डील्स विद इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी ड्यूरिंग लोकल डिस्टर्बेंस में मिलिटेंट और टेररिस्ट। नहीं, आर्टिकल 356 हमारी स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, तो ये भी गलत है। तो ए और सी हमारा क्या है, यहाँ करेक्ट ऑप्शन निकल कर आता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पॉइंट जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन थर्ड है उसको चेक करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, ये कह रहा है कि मेंशन द फॉलोइंग केसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन इलेक्शन कमीशन। ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो हमारे ये केसेस हैं इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको लगाना है। तो भाई कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, टी.एन. शशान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सारे केसेस है। टी.एन. शशान का केस तो हमारा 1955 का है, सॉरी 1995 का है। एस.एस. धनोवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका ईयर भी हमने नहीं देखा था, तो ये हमारा एक क्वेश्चन बनता है। हम देखते हैं कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका ये कब का केस है, कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये हमारा 2006 का केस है। ठीक है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मुझे नहीं पता कब का है। एस.एस. धनोवा केस देखते हैं कब का है, एक सेकेंड भाई, गूगल बाबा चल नहीं रहे हैं हमारे, रुको। एस.एस. धनोवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
ये कब का केस है हमारा? 1991 का। ये 1991 का केस है, ये पता नहीं, मेरे ख्याल से 1980 के आसपास का केस होना चाहिए। तो ये तो याद रखना, ये 4 केस हमारे किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन निकल कर आ रहा है हमारा। जो ए है ये लास्ट में होना चाहिए, या सी कब का होगा ये भी डिपेंड करेगा भाई। ठीक है, तो हमारा पहले देखते हैं 1991, डी पहले होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद बी होना चाहिए, उसके बाद या तो ए होगा या फिर सी होगा। पहले देखते हैं डी और बी कहाँ पहले दे रखे हैं। देखो डी और बी यहां दे रखे हैं सबसे पहले, तो ए यहां है, सी इन्होंने लास्ट में डाला हुआ है, मेरे से ये गलती से ऐसे ही लिखा गया बाय चांस कोइंसिडेंटली। तो डी हमारा सही ऑप्शन निकल के आता है यहां से। देखते हैं इसका आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन का, थर्ड का आंसर है डी। डी हमारा सही निकल के आया भाई कोइंसिडेंटली। कई बार ऐसे तुक्के भी लग ही जाते हैं ना। एक सेकंड भाई, मेरी कोई डिलीवरी आई, मैं लेके आती हूँ, एक सेकंड। तो हम डिस्कस कर रहे थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को, आई थिंक तो क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि 2 स्टेटमेंट दी गई है, एक तो है असर्शन, एक है रीजन। इसका क्वेश्चन आया है असर्शन रीजन का, हमारा इमरजेंसी का ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं असर्शन की स्टेटमेंट क्या कह रही है। कह रही है proclamation of emergency can be issued by president of India if there is an imminent danger of war or external aggression or internal disturbance and armed rebellion। ये कह रहा है कि नेशनल इमरजेंसी को जो प्रेसिडेंट है वो तब डिक्लेयर कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि भारत पर, कि मतलब हमारे देश की सिक्योरिटी पर वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस और आर्म्ड रिबेलियन की वजह से खतरा है। ठीक है, तो देखो 3 ही ग्राउंड है, आर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस का ग्राउंड नहीं है, तो ए स्टेटमेंट हमारी गलत है। ठीक है, यहां से आपको ये पता चल गया। दूसरी स्टेटमेंट जो रीजन है ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ सम फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। ये बात ठीक है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, फंडामेंटल राइट है जो हमारे, उनको खत्म कर सकता है, टेम्परेरली उनको क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। ये बात भी ठीक है। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 को नहीं कर सकता, बाकी सारे जो फंडामेंटल राइट है उनको सस्पेंड कर सकते हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए। तो ए स्टेटमेंट हमारी गलत है, रीजन हमारा ठीक है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन निकल के आता है। तो आएगा हमारा ए स्टेटमेंट, ये तो दोनों वैसे नहीं होंगे, तो ए इज ट्रू, तो ये भी गलत है, ए इज फॉल्स, तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो
तो फोर्थ का डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, बाकी हमारे 3 ऑप्शन गलत है। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये अजर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाइज के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, केस लॉज यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना दोनों टॉपिक के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये सारी चीजें आपको नोट्स में और हमारे लेक्चर्स में आपको ध्यान से बताई गई है और बहुत जोर देके कि यहाँ से ये चीज पूछी जा सकती है, यहाँ से ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान से देखिए, और इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ लेक्चर्स को कम से कम 2 बार जरूर देखिए। ठीक है, तो भाई चलो करते हैं आगे। ये कह रहा है कि स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 कैन बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। ये कह रहा है कि स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, जो आर्टिकल 356 में डिक्लेयर की जा सकती है, किसी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट द्वारा ये मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए डिक्लेयर की जाएगी। तो मैंने बताया था मैक्सिमम 3 साल के लिए डिक्लेयर हो सकती है। ठीक है, मिनिमम 6 महीने के लिए और कम से कम एक बारी में 6 महीने के लिए, और मैक्सिमम हो सकती है ये 3 साल तक। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट निकल कर आता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, जो कि हमारा आया है इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, देखो क्या है। ये कह रहा है आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा आर्टिकल 324 क्लोज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा आर्टिकल 328 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल पूछे गए इलेक्शन कमीशन से। आर्टिकल 329 में तो आपको पता होगा बार ऑफ इंटरफेरेंस लगाई गई है बाय द कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। ठीक है, तो ये हक गया हमारा, इसका देखो यहाँ बैन लगाया गया। तो डी का सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। जहां डी का सेकंड नहीं है वो काट दो। देखो ए में डी का थर्ड है तो ये कट गया, डी का सेकंड है तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, डी का सेकंड ये भी पॉसिबल हो सकता है, डी का थर्ड ये भी कट गया। तो यहां से हमारा आंसर निकल के आएगा। देखो क्या है, तो बी और सी पे बात करते हैं। देखो बाकी और ऑप्शन देखते हैं। 328 में लेजिस्लेचर की पावर दी गई है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकती है, अपने स्टेट के अंदर जो इलेक्शंस होंगे लेजिस्लेचर के, उससे रिलेटेड लॉ बना सकती है, उसकी पावर दी गई है। तो 328 सी का डी फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ देखो सी का फोर्थ इसमें है, सी का फर्स्ट इसमें है, तो हमारा जो ये थर्ड पॉइंट है ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ सी का फर्स्ट दे रखा है, ये सी का फोर्थ है। तो सी पॉइंट हमारा ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ गई है। यहां से आपको पता चल रहा है ए का थर्ड होगा, यानी 326 बात की गई इलेक्शन टू बी होंगे ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। तो 326 में इसके बारे में बात हुई है। 324 क्लोज 3 में ये बात हुई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कब है जो ये इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के रूप में काम कर सकता है। तो ये 324 क्लोज 3 में बात हुई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था इलेक्शन कमीशन से। मैंने कल ही बताया था कि यहाँ से मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरीके का क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमने जो अभी प्रोविजन वाला क्वेश्चन क्या ना, स्पेशल प्रोविजन ऑफ सर्टेन स्टेट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, ये तो हमारा आर्टिकल 371 एफ में था, याद है, जिसको ऐड किया गया था 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बाय 1975 में 1975 में, रिमेंबर, पहला पॉइंट। दूसरा है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 371 जे। उसके बाद स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू मणिपुर, मणिपुर का निकल के आता मेरे ख्याल से 371 सी। नागालैंड का तो 371 ए निकलेगा। ए नाम है जो महागज नाम अंधा यूं, शक मुझे कार से, शक मुझे अरुण गोकार से, ये ट्रिक है। तो नाम है जो उस वर्ड में, तो एन से क्या होगा, ये होगा। एम से मणिपुर होगा कि मिजोरम होगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं हम, हमारे पास अभी यही नोट्स ही थे।
M से क्या होगा, मणिपुर होगा। देखो ये 371 सी में ही दिया गया है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो 371 सी में, तो इस तरीके से आपको ये एग्जैक्ट जैसे मुझे याद आपको भी याद हो जाएंगे अगर आपने ट्रिक के अकॉर्डिंग सारी चीजें बार बार रिपीट करके याद की है तो पहला ऑप्शन हमारा डी होना चाहिए, फिर सी होना चाहिए, फिर ए होना चाहिए, फिर बी होना चाहिए। ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। तो देखो कहाँ दे रखा है, डी सी ए बी, यहाँ तो सी सबसे पहले है, यहाँ डी सी बी पहले आ जाता है, फिर ए से डी सी ए बी, ये करेक्ट आंसर निकल के आता है। तो सेवंथ का क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि 360 में डिक्लेयर की जाती है। ये कह रहा है कि इमरजेंसी डिक्लेयर, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसको डिक्लेयर करने के बाद कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए वो बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए ऑपरेशन में रह सकती है। मतलब एक बारी में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने टाइम के लिए एग्जिस्ट कर सकती है हमारे देश में। तो मैंने बताया था कि हमारी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी ये एक बारी में 2 महीने के लिए रह सकती है। ठीक है, तो ये हमारा 2 महीने, देखो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा 8th क्वेश्चन का क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही है और किस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत बारीकी से नोट्स तैयार किए गए हैं आपके लिए, ताकि सारी चीजें आपकी कवर हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है, एज पर आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमीशन का पहला आर्टिकल है, ये कह रहा है Any other election commissioner or a regional commissioner shall not be removed from the office। ये कह रहा है इलेक्शन कमिश्नर और कोई भी रीजनल इलेक्शन कमिश्नर है, रीजनल कमिश्नर है, उसके ऑफिस से उसको तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक किसकी रिकमेंडेशन ना हो। मैंने बताया था रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। किसकी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन के बिना इनको इनके ऑफिस से नहीं निकाला जा सकता प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, तो ये निकालेगा कौन, प्रेसिडेंट निकालेगा, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी चाहिए होती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चाहिए होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का देखा डी पॉइंट, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। कल के लेक्चर में मैंने ये बड़ी डिटेल में आपको याद कराई थी, वो बहुत जोर दिया था इस बात पे कि ये याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है, और वहीं से देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा हुआ है। कई बच्चे यहाँ प्रेसिडेंट चुन लेंगे क्योंकि उनको पता है कि प्रेसिडेंट निकालते हैं, लेकिन ध्यान रखना इलेक्शन कमिश्नर और कोई भी रीजनल कमिश्नर है वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट काम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर उनके ऑफिस के उनको प्रेसिडेंट को निकालना है तो उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन उनको चाहिए होगी। ठीक है, बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शन। इलेक्शन से रिलेटेड कह रहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शंस टू द लोकसभा। ये कह रहा है कि जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट करता है। कल बताया था मैंने, लोकसभा, राज्यसभा यानी पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। ठीक है, बताए थे मैंने। तो देखो पहला ऑप्शन कह रहा है लोकसभा का, तो ये ऑप्शन ठीक है। दूसरा कह रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, ये भी ठीक है। तीसरा क्या है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं करता, हमारा इलेक्शन कमीशन करता है, तो ये बात गलत है। चौथा कह रहा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन टू द पंचायत। ये मैंने कल ही बताया था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन हमारे पंचायत म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन करवाती है। हर स्टेट का अपना इलेक्शन कमीशन होता है। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये 3 ऑप्शन ठीक है, थर्ड हमारा गलत है। यहाँ फोर्थ नहीं है तो ये कट गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ थर्ड है तो ये गलत हो गया, फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये बचता है हमारा, यहाँ चारों दे रखे तो ये भी गलत है। तो देखो 10th का हमारा क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक पॉइंट जो हमने आपको बताया है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे घुमा फिरा के पूछे जाए, चाहे ट्रिकी बना के पूछे जाए। ये डिपेंड करता है कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है, तभी आप ट्रिकी या घुमाए फिराए हुए क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। बाकी सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें हमारे नोट्स में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चंस हमेशा 70 से 80 मैं साबित कर चुकी हूँ पिछले बैच में भी, और अभी जो 27 जनवरी का एग्जाम हुआ डिटेल में हमने एनालाइज किया और मैंने बताया था कि 70 से 80 क्वेश्चन तो हमारे नोट्स से आए हुए थे पिछले बैच के, और इस बार तो हमने नोट्स को काफी हद तक अपडेट किया, चीजों को और इंक्लूड किया, छोटे छोटे टॉपिक्स को। तो अभी तो लगभग ज्यादातर क्वेश्चन हमारे नोट से ही आने वाले हैं।
तो जेआरएफ आपका इन्हीं नोट्स को पढ़ के हो जाएगा। अगर आपको चीजें ध्यान से समझ में आ रही है, कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर है, कम से कम सिलेबस को 8 से 9 बार रिवाइज कर लोगे, क्लासेस को 2 बार देखोगे, ये पूरा स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, हर बार मैंने आपको बताया है। बस आपको करना क्या है कि पेपर 1 की तैयारी पे और ज्यादा फोकस करना है ताकि आपका जेआरएफ क्लियर हो सके। क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाने लगी है जेआरएफ की, हर जो साइकिल आता है पेपर का, तो दिसंबर वाले में और ज्यादा जाती है, जून वाले में तो उससे ज्यादा चली जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखो कि कट ऑफ ज्यादा जा रही है। इस बार तो 218 गई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, तो आप देखना अगली बारी तो और ज्यादा जाएगी जेआरएफ की। ठीक है, तो कंपटीशन टफ होता जा रहा है, तैयारी आपको उसी के अकॉर्डिंग आपकी करनी होगी। देखो पेपर 2 की गारंटी यहां से मैंने ले रखी है कि अगर आप ये तरीका फॉलो करते हो ना, तो यहां से आपके सारे क्वेश्चन ठीक होने की गारंटी है। कोई 2-4 क्वेश्चन गलत होने की बात होती है। ठीक है, लेकिन पेपर 1 के लिए मैंने एक बहुत अच्छे टीचर सजेस्ट किए हुए हैं, आप उसके रिलेटेड वहां से क्वेश्चन चीजें कर सकते हो। पेपर 1 की तैयारी करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर पेपर 1 के अंदर आप 60 से 70 क्वेश्चन कर लेते हो, अच्छे से ठीक कर लेते हो, तो वहां आपका जेआरएफ फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पेपर 2 तो हमारा कर ही रखा है हमने इजी लो सब्जेक्ट का। पेपर 1 पे आपको थोड़ा और ध्यान देना है, वहां पे चीजें आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। अगर मैं पेपर 1 पढ़ाती ना तो मैं बहुत बड़ा इजी करवाती, बस टाइम की कमी की वजह से मैं पेपर 1 नहीं करवा पाती हूँ। बट पेपर 1 की मुझे पता है कि मैंने 10 सब्जेक्ट में से 8 सब्जेक्ट किए थे और वो बहुत अच्छे से तैयारी की थी मैंने उनकी। ठीक है, तो पेपर 1 अगर मैं करवाती तो काफी अच्छा करवा देती, लेकिन अभी मैं पेपर 1 तो करवा ही नहीं सकती हूँ। ठीक है, तो पेपर 1 के नोट्स हैं मेरे पास, खुद के लिखे हुए हैं, बट वो मैं आपको प्रोवाइड कर नहीं सकती हूँ, वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं 10th हमारा जो क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा आता है 11th क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो बात करता है। कल मैंने बताया था पार्ट 15 इसके बारे में बात करता है, रिमेंबर, तो पार्ट 15 इसके बारे में बात करता है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप ध्यान रखो। ठीक है, अब बात करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में क्या होगा। मैंने बताया था 6 साल रहते हैं या अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स रहते हैं इनका टेन्योर ऑफ ऑफिस। ठीक है, तो देखो 6 साल यहां दे रखा है, इसमें 6 साल और अप टू द एज ऑफ 65, तो 12th का क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी क्वेश्चन आप तब कर लेना जब आप हमसे ये पीवाईक्यूज खरीदोगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट करना, हम आपके हर डाउट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट है उसको ही हम शुरू करेंगे और चीजों को डिस्कस करेंगे। इसी तरह से बहुत आसान लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को भी। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और हर लेक्चर को कम से कम 2 बार जरूर देखिए। ठीक है, तो हर वीडियो को आगे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखना, किसी को परेशान मत करना।